बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको वाशिंगटन टॉक शो में वाशिंगटन डीसी से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब मेरे को होस्ट असलम खान तनोली साहब, जो कि सोशल मीडिया व्लॉगर हैं, तज़िया निगार हैं, और जनाब फ़ारूक मिर्ज़ा साहब, ये फोर्थ पिलर वॉच डॉग मीडिया के प्रेसिडेंट भी हैं और एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इनकी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर बहुत गहरी नज़र है। और इसके साथ समीर सरफराज साहब मौजूद हैं, ये भी सोशल मीडिया व्लॉगर भी हैं, और इसके साथ-साथ ये पाकिस्तानी अमेरिकन कांग्रेस के मीडिया सेक्रेटरी भी हैं और पब्लिक रिलेशन सेक्रेटरी भी हैं। तो मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अ, मैं प्रोग्राम को आगे थोड़ा-सा बढ़ाने से पहले अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करूँगा कि अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए हमारे प्रोग्राम के बाद, और अपने क्वेश्चंस या कमेंट्स आपके हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ आज एक पहला मौज़ू है कि हुकूमती जमात अपने ही स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी कि केपी में उन्होंने एक पहला मरला बलदियाती इलेक्शन का करवाया, और उसके अंदर उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद इमरान खान साहब ने मुफ्त अपनी कमेटियों को तहलील कर दिया, फिर दोबारा उसके बाद नई कमेटियों के हेड्स का जो है वो ऐलान कर दिया। पूछना ये है फ़ारूक मिर्ज़ा साहब आपसे कि इन तब्दीलियों से, तहलील करने से और दोबारा उनको अपॉइंटमेंट्स करने से क्या हुकूमत की मकबूलियत में कोई अचीवमेंट्स में कोई फ़र्क आएगा आपके ख़्याल में? जी, थैंक यू वेरी मच असद साहब। बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू आपने छेड़ा है। देखें, ये केपीके में कोई जो एक पीटीआई को एक डिफीट हुई है, ये कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं था। ये इससे पहले भी पंजाब में और दीगर जो मैदान थे, जो ज़िमनी इंतखाबात, उसमें बड़ी वाज़ेह डिफीट हुई है पीटीआई को। और हुकूमत के तमाम रिसोर्सेज़ के होते हुए और हुकूमत के होते हुए अगर इस तरह के अबनॉर्मल रिज़ल्ट्स आएँ, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पार्टी अवाम में अपनी मकबूलियत खो रही है। उसकी सिंपल वजह ये है कि अगर बड़े तनाज़ुर में देखा जाए, तो ये बेसिकली जो केपीके के हवाले से जो आपने क्वेश्चन किया है, ये एक अफ़गान फैक्टर है। हुँ। अभी अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत है, और वो एक इस्लामी वे ऑफ लाइफ और उनके जो अंदाज़े हुकूमत हैं या उनके बयानात, वो सरहद पार उनके जो रिश्तेदार अज़ीज़ जो केपीके के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर, वो उन पे असरात, उनके वाज़ेह असरात हैं। और आपने देखा कि जो मौलाना फ़ज़ल रहमान की इस सूबे के अंदर हमेशा ही अक्सरियत रही है, लेकिन कुछ मामलात की वजह से उनको पुश किया गया, इंसल्ट किया गया उनके साथ। उनको मौलाना डीज़ल कहना और उनकी तहक़ीर करना और जलसों में, जुलूसों में उनका नाम लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं, एक मज़हबी हलका जो है, वो बहुत ही संजीदा इन बातों को ले रहा था। एक तो ये अफ़गान फैक्टर है, दूसरा ये फैक्टर ये है कि जिन लोगों ने ये सारी बसात सजाई थी, अब वो उसको लपेटने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो वो जो शीरबाज़ जिसको आप कहते हैं कि वो सर पे जो हाथ था, वो वो उठ गया। और ये पहली दफ़ा जब वो हाथ उठा, तो आपने देखा कि 4 सूबों के अंदर बिल्कुल मुकम्मल तौर पे वो जिस तरह एलिमिनेशन हो जाती है, वो हुआ। और ये आप ये भी नहीं कह सकते कि जनाब वहाँ धांधली हुई या वहाँ कोई बलवा हुआ या कोई तीसरी कुव्वत आके वोट डाल के चली गई। हुँ। उसके बाद मैं नहीं समझता कि शायद ही कोई ऐसा इंटरनेशनल फ़ोरम हो, जिन्होंने वहाँ के लोगों की अवामी राय जानने की कोशिश की। और लोगों ने सीधी-सीधी ना सिर्फ़ गालियाँ निकाली, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ। हालाँकि आपने देखा कि ये केपीके के अंदर तकरीबन 100 से ज़्यादा मेगा जो प्रोजेक्ट हैं, वो इमरान खान ने किए हैं। अभी गुज़श्ता 7 साल का अरसा हो गया है। अच्छा, जितने फ़ारूक साहब। जितने भी जी। एक सेकंड जितने भी हाइडल जो प्रोजेक्ट जो बिजली के मंसूबे हैं, वो सारे केपीके के अंदर है। और इसके अलावा अब वो इल्ज़ामात जो हैं, वो इस तरह से दे रहे हैं जी, वो
हमारी पार्टी के अंदर ही चक्कलिश थी, ये इंतखाब जो है वो पार्टी के अंदर ही था, वो सारी जो है बातें गलत हैं। वो अपनी वो जो डैमेज हुआ है उसको मैनेजमेंट एक्सक्यूज़ दे रहे हैं वो इस बात का, आपका कहने का मतलब ये। अच्छा, मैं ये कहना ही चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि अफ़गान फैक्टर है, तो इसके साथ मैं थोड़ा-सा ये भी आपसे थोड़ा-सा इसमें इस पे आपकी राय लेना चाहूँगा कि एक तरफ तो मौलाना साहब की विक्ट्री हुई है वहाँ पर, दूसरी तरफ एएनपी जो है, जो कि क्लियर कट तालिबान के भी खिलाफ है और वो को मज़हबी जमात भी नहीं है, रोशन ख़्याल है। और तीसरी बात है कि इमरान खान की अपनी पार्टी जो है, जिन्हें अक्सर तालिबान खान भी कहा जाता था, जो कि अफ़गानिस्तान के सपोर्टर भी हैं, सारा है। तो ये वोट शिफ्ट होना मौलाना साहब की तरफ या अफ़गान फैक्टर, क्या इसमें आपको नहीं लगता कि ये अफ़गान फैक्टर कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था? इसके अंदर महँगाई या हुकूमती वादे जो पूरे नहीं हो सके, वो भी कोई फैक्टर था इसके अंदर नहीं जी, ज़्यादा? महँगाई तो ये तो ऐसे एक बहाना है। आप थोड़ा-सा पीछे जाएँ, जब मौलाना साहब अ, आके बैठ गए थे इस्लामाबाद और उन्होंने 60,000 से ऊपर लोग उनको वर्दी और एक छड़ी दे के और उन्होंने सलामी ली थी। हम सबको याद है। जी। और सलामी ली थी और उसी तरह सलामी ली थी, तासर दिया था कि वो खुद ही एक जर्नैल हैं। हुँ, हुँ। और फिर जब वो आए, तो उन्होंने हाथ की उँगली से कहा था कि हदों में रहें। हुँ। तो जब उन्होंने ये बात ऊँची की तो गुफ़ार से। वो आईएसपी, आप मुझे मौका दें ताकि आपको बात समझ आ सके, तो उस वक़्त आईएसपीआर की तरफ से एक बयान फ़ौरी तौर पे आया था कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो मुंतख़ब हुकूमत के साथ ही खड़ी होगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि स्टेज से जब सीधी-सीधी बातें करनी शुरू की कि बैरकों में जाएँ, ये करें, वो करें, तो वो एक दिन मौलाना साहब बयान देते थे, अगले दिन उसका आईएसपीआर जवाब देता था। ये सूरत-ए-हाल थी। ये ठीक है। तो फिर ये हुआ कि जब तीसरी कुव्वत उनको वहाँ से उठाने के लिए आई, तो उनके साथ ये वादे-वईद भी किए गए कि आपको केपी के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ा एक हिस्सा देंगे। जी, जी। तो फारूक साहब, मैं वो थोड़ा-सा सॉरी, मैं मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद मौलाना साहब खामोशी से जी। रवाना होने से पहले उन्होंने स्टेज पे ही जमात कराई थी, अज़ान दी थी और उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला अफ़वाज पाकिस्तान को कामयाबियों और कामरानियों से नवाज़े और अफ़वाज पाकिस्तान जो हैं इस मुल्क की सरहदों के ज़ामन हैं। इस तरह की बातें असल में वो अपने लिए दुआ कर रहे थे, आपका कहने का जी, मतलब ये। वो एक ये दुआ जब उन्होंने कराई है, उसके बाद फिर जो लास्ट उन्होंने दागा था कि एक बयान दागा था, उसके बाद फिर कोई आईएसपीआर की तरफ से ट्वीट नहीं आया। उन्होंने जाते ठीक है। हुए कहा था कि उन्होंने जब धरने के लिए कॉल दी थी, तो वो आईएसपीआर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी साहब ने कहा कि जब आप आएँगे तो हम आपको चाय चाय पिलाएँगे। चलिए ठीक है फारूक साहब, उसके ऊपर बात जी, हो गई आपके साथ। मैं थोड़ा-सा अब समीर सरफराज साहब की तरफ जाना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास आज बहुत ही महदूद है, लेट हो गए हम आ गई। समीर साहब, फारूक साहब की बात से अगर अंदाज़ा लगाया जाए, तो इससे लगता ये है कि उनकी उनके लिए, मौलाना साहब के लिए, कोई सॉफ्ट कॉर्नर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया, जिसकी वजह से ये हुआ, और कुछ मज़हबी अफ़गान फैक्टर है। हुकूमत की कारकर्दगी इनके मुताबिक जो मुझे महसूस हो रहा है कि वो इतनी बुरी नहीं थी, कि जिसकी वजह से रिज़ल्ट्स में जो है वो इतना अपसेट हुआ है। तो आप इस पे कैसी रोशनी डालते हैं? जी, शुक्रिया चौई साहब। चौई साहब, फारूक साहब से मैं थोड़ा-सा इख्तिलाफ और थोड़ा-सा इत्तेफाक भी करूँगा। मौलाना साहब तो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के हक में रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रखती रही है। अब जो अफ़गानिस्तान में नई डेवलपमेंट हुई है, जहाँ पर तालिबान अब हुकूमत में आए हैं और नई डेवलपमेंट्स आई हैं, उसके अगर आप तनाज़ुर में देखें तो अब मौलाना साहब की दोबारा ज़रूरत तो पड़ सकती है, क्योंकि वही लोग हैं, उनकी रिश्तेदारियां भी हैं और उनके मदरसों में तालीम भी हासिल की हुई है तालिबान ने। तो वो एक तो ये फैक्टर है मेरी नज़र में। दूसरा ये जो बात की मिर्ज़ा साहब ने कि जिस तरह पीटीआई के जो सब ग्रुप हैं, जिस तरह वो गाली गलोच और जो उन्होंने एक कल्चर फरोग दिया, आई डोंट थिंक कि वो कहीं पर भी अप्रिशिएट किया गया। आप क्या कहते हैं, पॉइंट्स पे लड़े, आप नजरियात की बुनियाद पे लड़े, पर एक दूसरे को इस हद तक डिग्रेड करना, क्योंकि सियासत में तो कोई खिलाड़ी जो है वो मुस्तकिल तो होते नहीं है, घोड़े बदलते रहते हैं, लोग भी बदलते रहते हैं। और जहां तक एस्टेब्लिशमेंट है, आई थिंक आप अपने एस्टेब्लिशमेंट, नंबर पर आते हैं, बैटिंग करते हैं और बारी लेके चले जाते हैं। जी हाँ, तो एस्टेब्लिशमेंट का तो हमेशा आप क्या कहते हैं, मौलाना साहब के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है और रहेगा जब तक अफगानिस्तान के साथ हमारी सरहदें हैं और मसले मसाइल वहाँ के हैं। तो जमीयत उलमा इस्लाम जो फजल रहमान ग्रुप है,
उसके मीर लिए साहब, ये दरख्वास्त करनी है। साढ़े 3 साल की कारकर्दगी जो थी, क्या उसका कोई आमद दखल नहीं था इस इलेक्शन में? या देखिए आइंदा जो पंजाब में जाएँगे अभी, जी, जी। या जनरल इलेक्शंस में भी? जी साहब, उसमें जहाँ तक मेरी पर्सनल राय है और जो मैंने देखा है, उसमें ये है कि अगर आप नवाज़ शरीफ गवर्नमेंट को देखें, क्योंकि मेरा ताल्लुक पंजाब से है इसलिए मैं उसकी एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ। तो नवाज़ शरीफ गवर्नमेंट में जब भी कोई प्रोजेक्ट वगैरह शुरू किया जाता था, तो उसको उसकी मेगा पैमाने पे तशहीर की जाती थी, वो एक प्रोजेक्ट को रखा जाता था। इमरान साहब ने जैसे केपीके में अभी फारूक साहब ने बताया कि 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जी। और वादे वाइद जो थे वो शायद 400 के थे। हुँ। तो अगर आप वो देखें तो जो उसकी एक परसेप्शन बनती है वो एक परसेप्शन नहीं बनती। दूसरी ये है कि करप्शन के इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा आए। परवेज़ खटक साहब के साथ भी इनकी चपकलिश चलती रहती है केपीके में और मेरा ख़्याल है वो भी एक फैक्टर है कि इमरान खान साहब ने एक दिखाने के लिए सब ओहदेदार तो सब चेंज कर दिए हैं, लेकिन परवेज़ खटक साहब इज़ अ फैक्टर इन केपीके अरे हाँ जी। जी। और इन इमरान साहब की जो जो है थोड़ी-सी जो सोच है और जो खट्टर साहब की थोड़ी-सी सोच है, वो थोड़ी-सी डिफरेंस है। खट्टर साहब सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। अब क्या ऐसा ऐसा भी है कि ज़रा लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ मबज़ूल कराने के लिए है कि जी, चलें जी, हमें ऐसा हो गया, ताकि शिकस्त की तरफ से लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ चले शिफ्ट हो जाए। ये जी एक ये भी हो सकती है, लेकिन अगर आप मौलाना फज़ल रहमान साहब का बयान भी सुने, तो उन्होंने कहा कि अगर कुव्वतों ने जब हाथ हटा लिए, तो देखिए हशर क्या होना शुरू हो गया। हुँ। तो वो नहीं, इसमें उस दिन भी मैं बात कर रहा था किसी प्रोग्राम में कि देखें, बल्दियाती इलेक्शन जो इतने लो लेवल पे होता है, जाके छोटे ग्रास रूट लेवल पे, कि उसके अंदर धांधली की गुंजाइश वैसे ही बहुत महदूद रह जाती है। तो जी, अगर जी आप साहब, ना सिर्फ धांधली की गुंजाइश बहुत महदूद रह जाती है, लेकिन अगर आप देखें कि जो बल्दियाती इलेक्शन है, उनको आप ज़िमनी इलेक्शन के तौर पे भी दे सकते हैं और हुकूमती जो पैनल होता है या जो हुकूमती ओहदेदार होते हैं, उनका पलड़ा हमेशा भारी होता है। क्योंकि आप हुकूमत में हैं, आपने दूसरी जगह से आपके फंड्स भी आपके पास हैं, जो आपने खोले होते हैं, तो आपका वजूद भी पलड़ा आपके हमेशा पास से है। भारी होता है। तो मेरा जी, ख़्याल है इमरान साहब के लिए और उनकी पीटीआई के लिए ये एक थोड़ी-सी नवीद ज़रूर है कि कुछ ना कुछ हो रहा है जो कि सही नहीं है। लोग महँगाई से यकीनन तंग हैं, लेकिन उसके समीर साथ-साथ जो साहब, एक वो वादे वाइद किए गए थे हाँ जी। और उनके अंदर बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आनी शुरू हो गई है। कुछ तजिया निगार ये भी कहते हैं कि इन्होंने केपी में पहले मरले में ये चाहते थे कि अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड पेशावर, ये जो सारे इधर कराकर इलेक्शन जीत कर एक पैगाम देना चाहते थे पूरे पाकिस्तान में, सियासी पैगाम जो था उनका, कि जी देखें जी, हम कितनी फतह कितने मार्जिन से जीत के आए हैं, तो वहाँ से आगाज़ करें, जैसे ओपनिंग बैट्समैन आगाज़ करते हैं अपना। तो लेकिन वहाँ तो वो ठुस हो गए, तो इसलिए वो उनके गले पड़ गया ये उनका तरीक़ाकार जो उन्होंने बनाया था, प्लानिंग की थी। जी तो सर, ये भी अब तजिया निगार सियासत हो तो सकते हैं। क्या 2020 की गेम ही होती है। कई हाँ बार जी। आपके जो दावे और सोचें होती हैं, वो बिल्कुल ही उल्ट हो जाती हैं और शायद अरे केपीके सियासत में जो भी है यही वो, बिल्कुल इसी तरह से हुआ। हाँ जी, सियासत तो ये प 5 साल की सियासत तो 5 दिन का ये टेस्ट मैच ही हो जाता है। ये अब 2020 का सिस्टम तो अब लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में तो हर हुकूमत आती 2020 खेलने के लिए। और आप कहते हैं ना कि जी आप वादे ज़्यादा करें और डिलीवर कम करें, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप वादे कम करें, बल्कि डिलीवर ज़्यादा करें, ताकि जी लोग हाँ, आपके वादे ना याद करते रहें। तो उस फारूक साहब, उसमें उसमें ये भी है कि अगर आप देखें तो दूसरी तरफ जो दूसरी खबरें भी शुरू हो गई हैं, मियाँ साहब के आने की बात भी हो रही जी, है, काले मैं कोठों इस की पे बात आपसे शुरू बात हो गई है। मैं इस पे आपसे बात करता हूँ। फारूक भाई, जी। ये बताइए कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो साबका जो है वो वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने भी ऐलान किया है कि ग़ालिबन मुख़्तलिफ़ उनके उनके जो नुमाइंदों की तरफ से कि वो आना चाह रहे हैं या आने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो क्या ये कोई धमकी है या कोई अंदर से कोई डील हो रही है? आपका क्या ख़्याल है आप कैसे इसको, किस नज़र से, किस ज़ाविये से देखते हैं इसको? क्या कोई वाक़या आ रहे हैं वो? देखें, नवाज़ शरीफ को एक अदालती निज़ाम के तहत उनको सज़ाएँ दी गईं, फिर उन्हीं अदालतों को यूज़ करके मुल्क से बाहर भेजा गया। अब और तो कोई रास्ता नहीं है, वो अदालतों के ज़रिए ही उनको वापस लाया जाएगा। और इस सिलसिले के अंदर जो गुज़श्ता 1 साल से कंट्रोवर्शियल जो सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक, अभी हालिया जो मुख्तलिफ जजेस के बयानात और उनमें एक जज जो है वो अब दुनिया में नहीं रहे, उनकी कंट्रोवर्शियल वीडियोज़, ये सारी जो हैं वो इस वक़्त जो इंडिकेटर जो, बल्कि पाकिस्तान के अंदर ये बात अ, एक अरसे से कही जा रही है कि ऐसी कौन-सी चीज़ है कि नवाज़ शरीफ ग्रुप जो है वो जनरल पार्डन के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाता? और अब वो एक हमारी जो मालूमात हैं, एक पिटीशन जो है वो तैयार है
अभी किसी वक़्त भी वो पिटीशन फ़ाइल की जाएगी और उस सिलसिले में जितनी भी मुतनाज़ा वीडियोज़, ऑडियोज़ हैं, उसको बेसिकली ह्यूमन राइट्स जो है, ये उसकी बिना पे ये एक दरख़्वास्त दी जाएगी कि ये एक बेसिक इंसानी जो ह्यूमन राइट का एक उसकी वायलेशन है कि किसी बंदे को वो पूरी ज़िंदगी के लिए उसको बैन कर दिया जाए, जो मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहा हो। तो इसके अंदर जो हमारी इत्तलात हैं, उसके अंदर 2 लोगों को रिलीफ़ दिया जाएगा। एक तो नवाज़ शरीफ साहब हैं, दूसरा जहांगीर तरीन है। तो ये तो बात मुसद्दक़ा इत्तलात हैं और इसी सिलसिले में अभी आप देखें कि हाई कोर्ट के अंदर जो केस है, वो एक अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचने वाला है। और दूसरा ये है कि नवाज़ शरीफ जो है, अब कितनी मुखालफत के बावजूद और इतना उनके ख़िलाफ़, उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ ये सारे जो केसेस बनाए गए, उसके बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी को कम नहीं किया जा सका। और ये मैं नहीं कह रहा, पूरे पाकिस्तान में आप देखें कि सारे ज़िमनी इंतखाबात उन्होंने जीते। हालाँकि उस वक़्त जीते वो जब जेलों में बाप-बेटी जेलों में थे और ख़ुद भी वो बाहर थे। तो वो लोगों का एतमाद जो है अभी नवाज़ शरीफ की ज़ात पे है और एक अब मीडिया जो है उसने भी जो अंगड़ाई जो है वो मुख्तलिफ ज़ाविये पे ली है और वो मुकम्मल तौर पे वो नवाज़ शरीफ को एक नए तरीके से एक ब्रांड बना के पेश करना चाहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक कन्विक्टेड आदमी को या एक ऐसे सज़ा याफ़्ता आदमी को और उसको दोबारा आप एक कौमी दायरे में लाएँ और जब आप लाएँगे तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे? तो जब वो आप किन टर्म्स एंड कंडीशन पे उनको लाएँगे और जब वो आ जाएँगे तो फिर वो पाकिस्तान का मंज़र क्या होगा? और फिर वो पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा? फिर जो सज़ाएँ देने वाले हैं और ये जो प्लॉट और प्लान करने वाले हैं, वो कहाँ खड़े होंगे? ये मैं फारूक साहब सज़ाएँ देने वालों को तो आज तक कुछ भी नहीं हो सका। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब को तकरीबन 4 साल से ज़्यादा हुए हैं, नाअहल किया गया था वज़ारत से, उसके बाद लाइफ़ बैन लगा दिया गया था सियासत पर कोई भी ओहदा रखने पर। तो सबने देखा उस मुकदमे का एक मुतनाज़ा सा मुकदमा था, जिसका मुतनाज़ा से जजेस के फैसले थे। तो सिंस वेरी फर्स्ट डे नवाज़ शरीफ साहब निकालने के बाद फिर भी हर खबर के टीवी रोज़ खबर की ज़ीनत रहते हैं वो। उनको दिलों से क्या निकालना या वोटर उनसे क्या अलग करना, उनको निकालने की कोशिश तो बहुत की गई, मीडिया के में मुनज़्ज़म कैंपेन भी चलाई गई। लेकिन आपका ये मैं आपसे इत्तेफ़ाक करता हूँ कि उनको सियासत से आउट बिल्कुल नहीं किया जा सका, बल्कि आजकल सियासत में वो ज़्यादा इन है, जब से उनको निकाला गया है। जिस वक़्त निकाला गया था वो थोड़े से ज़रा कम पॉपुलैरिटी में थे, आज वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी में है। तो आपको नहीं लगता कि अदालत के ज़रिए उनको अब दोबारा रिलीफ़ देना अब ज़रूरत बन गई है पाकिस्तान की? देखें अदालत का ट्रस्ट दरवाज़ा निकालने का। अदालत का दरवाज़ा तो खटखटाने का हक जो है हर पाकिस्तानी को है और लिहाज़ा वो अपना हक जो है वो इस्तेमाल करेंगे हुँ, और ये मैं समझता हूँ कि ये उनको पहले ये करना चाहिए था। देखें, जो इंसाफ या अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है, वो हरगिज़ इसको पूरी कौम ने बिल्कुल ना तो बाई किया इस प्रोसेस को और ये जितने भी नैब के जो मामलात थे सारे मुतनाज़ा रहे और उन्होंने सिर्फ़ अपोज़िशन को ही टारगेट किया। हुँ, और जो बाकी जो करप्ट कॉर्पोरेट अभी देखें एक हालिया एक जर्नैल ने एक बात की है, उसने कहा जी कि पूरी लीडरशिप जो है, पूरी जो इस वक़्त सुपरमेसी जो है वो ऑब्लाइज्ड है, वो कॉम्प्रोमाइज़्ड है और करप्ट है। अब ये एक आर्मी का एक रिटायर्ड जनरल जो है वो बैठ के बोल रहा है और अब तो वो आईएसपीआर का कोई बयान नहीं आया कि ये हमारा बयानिया नहीं है। और साथ उन्होंने एक और अब जब से ये नवाज़ शरीफ की कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, बैकडोर से पैगाम आया है कि ये असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके हाथ में हुकूमत दी जाए फॉर द टाइम बीइंग और इसमें अपोज़िशन और इसके अंदर चीफ जस्टिस को रख के जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, उसको सदर बना के एक सदारती निज़ाम जो है वो लगा दिया जाए। ठीक है। ये अच्छा बात मैं जी, मैं तरोली साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, जी। एक सेकंड सिर्फ़ तरोली साहब बात मुकम्मल कर रहा हूँ, 1 सेकंड ज़रा। कर ले। अब ये बात जो है इसको ज़रा
अगर संजीदगी से देखें तो आपको समझ आएगी कि ये बात हो क्या रही है जनाब। ठीक है जी। तनोली साहब, अभी मैं जिक्र कर रहा था नवाज शरीफ साहब की वापसी का ऐलान जो उनके नुमाइंदों ने किया है, तो आपको इसमें क्या वजन नजर आता है कि आया कि वो किसी डील के तहत आ रहे हैं कि उनको तमाम मुकदमात से बरी कर दिया जाएगा, या वो आकर अपना केस अवाम में लड़ना चाहेंगे? आपको कैसे लग रहा है, आप कैसे लेते हैं इसको, ऐलान को? देखें जी, इस पे इतना कुछ कहा जा चुका है और सब कुछ अब ये लिम्बो में चला गया है, क्योंकि एक तरफ तो जो राना शमीम है, उनकी जो विल जो उन्होंने एफिडेविट दिया है, उसका एक जो है ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है, और उस पे ऑलरेडी इरफान हाशमी जो है वो बड़े वसूख से उसने आज कहा है कि उसके पास पूरी मुसद्दका रिपोर्ट है कि किस तरह ये नवाज शरीफ के बेटे के ऑफिस में बैठकर ये सारी चीज हुई, और वो बड़ी मोहतात अंदाज से उसने कहा है कि मुझे पता है कि लंदन में मैं कोर्ट में भी जा सकता हूं और मुझ पर नून लीग जो है वो हर तरह का एक्शन भी ले सकती है, लेकिन मेरे पास जो इसकी खबर है वो बड़ी मुसद्दका खबर है, और वो इंशाल्लाह 2-3 दिन में वो इसको ब्रेकआउट भी करने वाला है। एक तो वो बात। दूसरी बात, अब नवाज शरीफ की जहां तक बात आ गई है उनकी वापसी का, तो मैं ये समझता हूं कि देखें, इसमें अभी 2-3 बातें, हमें 3 साल की पूरी ये जो हालात हैं इन पे भी नजर होनी चाहिए। फिर उससे पहले खान साहब को जिस तरह लाने वाले, या जो कहते हैं जिस तरह भी वो आया, मैं तो कहता हूं वो वोट से ही आया, लेकिन चले एक बयानिया बन गया है कि जिस तरह खान साहब ने 4 हलकों का बयानिया बनाया था, और उसके बाद फिर उन्होंने जिस तरह के इल्जामात लगाए, और वही सेम रूटीन जो है अब नून लीग का भी ये हक बनता है, उन्होंने भी एक बयानिया बनाया कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। तो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो अब इस वक्त जिस तरह आया, और अगर यही दोबारा डील होने जा रही है, तो मुझे जरा इस बात का समझ नहीं आ रही कि आर्मी की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी, जुडिशरी की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी कि उन्होंने नवाज शरीफ को जो है वो कहा कि जी आप सादिक और अमीन नहीं है, उसके बाद उन्होंने कहा आप एवन फील्ड के और बाकी जो है वो आप हमें जो है प्रूफ ला के दें, उन्होंने कोई प्रूफ उनको पेश नहीं किए। उसके बाद फिर उनको जिस तरह इन्होंने जो है वो सजा दी, अब इतना कुछ होने के बावजूद, यानी पाकिस्तान के अंदर एक फिर जो बयानिया 3 साल में नवाज शरीफ साहब की जो लड़ाई अभी तक, मरियम नवाज भी, उसकी भी आर्मी से जो लड़ाई हो रही है एस्टेब्लिशमेंट से, तो मेरी समझ में ये अब नहीं आ रहा कि कौन सी डील होगी और किस तरह नवाज शरीफ को वो वापस लाएंगे। हाँ, एक बात है, मुझे मुकम्मल करने दे इस जुमले को, कि देखें, इमरान खान का फेलियर हो चुका है। इमरान खान का फेलियर इस वक्त यह है कि जिस तरह हमारी मैशत डाउन जा रही है, जिस तरह मुल्क में पीटीआई की पॉपुलरिटी कम हो रही है, एक वो चीज जो है इस वक्त मैं ये समझता हूं कि ये चीज मुल्क ऑलमोस्ट बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, तो जिस पे आके मुझे नहीं ये लगता कि फिर ये कहें कि हाँ जी अब मेरे ख्याल से जो कुछ भी हमारे दरम्यान में हुआ, और उस मामलात को शहबाज शरीफ ने अगर संभाल लिया हो और इन्होंने कहा कि ठीक है जी हम मियां साहब को आए और आके इलेक्शन लड़े, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि मियां साहब आएंगे भी, लेकिन ये देखें इनको 2 साल का तो ये मौका ही 1.5 साल रह गया है, ये मौका देंगे, इस तरह इनको कोई होने वाला नहीं है। मुझे कुछ नहीं लग रहा कि कोई तब्दीली आएगी। मैं आपके साथ आपको ना एक सवाल करता हूँ, इसके साथ ज़िमनी सवाल। आपने कहा कि क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी, आपने जो, मैं उसको थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट का नाम दे देता हूँ, तो ये सर ये को पहली दफा तो नहीं हो रहा। बेनज़ीर साहबा के ऊपर इल्जाम लगते रहे, करप्शन के केसेस चलते रहे हैं, उनको दोबारा हुकूमत में लाया गया, मियां साहब के ऊपर त्यारा साजिश केस बना, 7 साल बाहर रहे हैं, फिर लाया गया। तो असल में एस्टेब्लिशमेंट के पास चॉइस ही बहुत कम है। यही तो वो खिलाड़ी हैं जिनके अंदर से अपनी टीम चुननी है, 3-4 खिलाड़ी हैं टोटल। देखें, ट्रैक रिकॉर्ड तो जो है ना वो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो बिल्कुल सही है, जो तो कुछ भी होता रहा उसमें हमारी क्रेडिबिलिटी तो है ही है। ये आप ठीक कहते हैं, लेकिन इस वक्त के जो हालात हैं उन हालात में मैं नहीं समझता कि देखें, एक इकॉनमी का इशू नहीं है,
असल इशू यह है कि मियां साहब की हमेशा आकर इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई रहती है। जो लड़ाई होती है ना, उस लड़ाई की क्या गारंटी है कि मियां साहब दोबारा आएंगे दोबारा नहीं होगी और दोबारा नहीं होगी। ये जो असल इशू ये है, इस इशू को अगर देखें आप, इस इशू को सामने, अगर एक इकॉनमी का इशू होता और बाकी कोई इशू ना होते ना, तो ठीक है, वो मियां साहब को दोबारा गले लगा लेते। नवाज शरीफ साहब, मुझे पता आपके भी बड़े महबूब लीडर थे किसी जमाने में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने देखा कि आपने कहा क्रेडिबिलिटी, अब जिस तरह केस लड़ा गया, जिस तरह फैसले हुए, उसके बाद मियां साहब की जमानत हो जाना, आपको नहीं लगता उसके अंदर गुंजाइश मौजूद थी? क्रेडिबिलिटी तो फिर ना, क्रेडिबिलिटी तो वही है। देखें, जमानत तो इस वक्त तो जो है ना, जमानत उनकी जो हुई है वो तो देखें ना, कुछ केस खत्म नहीं हुआ। जमानत तो कत्ल वाले की भी हो जाती है पाकिस्तान में, वो केस लगता है, दोबारा वो कन्विक्ट होता है, फिर वो उम्र भर के लिए जेल चला जाता है, फांसी भी होती है। जमानत होना ना होना, ये तो देखें इस वक्त के जो हालात थे मुल्क के अंदर, ये भी मैं ये समझता हूं कि हुकूमत भी इसमें शामिल थी, चाहे ये कह लें कि हम शामिल नहीं थे। नवाज शरीफ का इन्होंने जाना बनता था, उसको उन्होंने भेजा, ठीक है ना। लेकिन इस वक्त मैं ये समझता हूं कि कान से पकड़ के ये कि उतार देंगे इमरान खान को। अभी जैसे मिर्जा साहब ने एक बात की है कि एक सेकंड ऑप्शन मौजूद है। सेकंड ऑप्शन यह है कि जिस तरह कोई नया सेटअप को ले आए इन हाउस में, ठीक है ना, उसमें अगर कोई सदारती निजाम की तरफ ये चले जाएं तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट की भी इज्जत रह जाएगी, उसमें मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसकी भी इज्जत रह जाएगी, और उसके बाद सेटअप के बाद ये फौरन किसी इलेक्शन में चले जाएं और इलेक्शन के बाद ये ठीक है फेयर इलेक्शन करवा दें, उसके बाद अवाम जो है वो मियां साहब को लाती है या जिसको भी लाती है वो वापस आ जाए। तो ये जो है ना, और ये मुद्दा सारा जमहूरियत के ऊपर डाल दिया जाएगा कि जी आईनी तरीके से देख हो रहा है। होगा तो ऐसे ही, देखें हमेशा होता, वो जो लाने वाले करने वाले होते हैं, आज दिन तक आपने कभी देखा कि उन्होंने कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हो? वो हमेशा कारगिल का वाकया था तो नवाज शरीफ पे डाल दिया था, ठीक है ना। उसके बाद अभी ये जो होना है, इसमें अब दो ऑप्शन है मेरे सामने। एक यही जिस तरह मिर्जा साहब फरमा रहे हैं कि ये एक नया सेटअप आ सकता है अगर बहुत ज्यादा ही खतरा है। दूसरा यह है कि अभी इस वक्त अगर आप जियो पॉलिटिक्स देखें, इस वक्त इमरान खान की गो के मुल्क में पॉपुलरिटी कम हो रही है, लेकिन अगर देखें अफगानिस्तान में तो तालिबान ट्रस्ट करते हैं इमरान खान पे। उसके बाद अगर आप इंटरनेशनली देखें तो इंटरनेशनली भी इमरान खान पे अरब भी, यूरोपियन भी वो ट्रस्ट करते हैं। इवन अमेरिकन भी देख रहे हैं कि इमरान खान एक सेंसेबल बंदा है, ठीक है ना। तो ये जो है वो एक, और दूसरा रशिया का जो इस वक्त पुतिन, बात करें, प्रेसिडेंट बाइडेन ने अभी तक इमरान खान का साहब को कॉल तो की कोई नहीं। नहीं, वो भले कॉल ना करे, देखें डेलीगेशन तो जा रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका के, डेलीगेशन जा रहे हैं, हेड टू हेड तो बात होनी चाहिए ना जी। नहीं वो तो होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त मैं ये समझ रहा हूं कि जो ज्यादा महबूब है वो इंडिया है। इंडिया की ज्यादा एक क्रेडिबिलिटी है अमेरिका की नजर में, और पाकिस्तान ये समझ रहा है कि इस वक्त हमारा अगर झुकाव हम ये आवाज चले गई तनोली साहब की। मैं समीर साहब आपकी तरफ आता हूँ। आपकी तरफ यही सारा सवाल लेके आ जाता हूँ, अगर आपको मैं माजरत के साथ बड़ी देर के बाद आपके पास आ रहा हूँ। अगर सवाल आपको याद हो तो नवाज शरीफ साहब की आमद के ऊपर बात हो रही है, थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डाल दीजिए, आप इसको कैसे देखते हैं? जी साहब, अगर आप ये देखें तो मौलवी तमीजुद्दीन साहब से ये काम शुरू हुआ था नजरिया जरूरत का, और वो अभी तक वो उसी तरह से चलता आ रहा है। और जब भी इन केसों में, जब भी नवाज शरीफ साहब भी कन्विक्ट हुए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब भी कन्विक्ट हुई, नवाज शरीफ साहब त्यारा केस में नाअहल हो गए, चले गए, और फिर उसमें से कोई ना कोई अदालती शेख नजरिया जरूरत के तहत निकल आई, और वो अब भी निकल सकती है। और जहां तक फरूक मिर्जा साहब ने कहा है कि तरीन साहब और मियां साहब दोनों को लाने की बात हो रही है, तो मेरा ख्याल है ये किसी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि अभी मियां साहब के बारे में बात की गई कि जब भी वो आते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ना कोई खटपट हो जाती है उनकी। तो इमरान साहब की भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ खटपट शुरू हो चुकी है, और मेरा ख्याल है तरीन साहब एक, क्या कहते हैं, पीटीआई के अंदर भी वो एक सेकंड इन कमांड रखना चाहते हैं कि अगर कभी लाना पड़े। अगर मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, अभी तक है, लेकिन मियां साहब एक जिंदा हकीकत पंजाब में बन चुके हैं, जैसे भट्टो साहब अभी भी जिंदा है सिंध में।
तो मेरा नहीं ख्याल कि -1 जो फॉर्मूला है पंजाब के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से भी हो सकता है। तो मियां साहब वक्त की जरूरत है, उनको किसी ना किसी तरह साथ में लगाना ही पड़ेगा, किसी ना किसी। दूसरी राय ये भी है कि मियां साहब की एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। बाज लोग कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट की क्यों लड़ाई शुरू हो जाती है मियां साहब के साथ। जी, दूसरा ये बात का मुझे जी तो इस वक्त ये ना, इस वक्त देखें जी, अब दो चीजें हैं। ये दो, एक जो बहुत कम चांसेस है नए सेटअप का, मेरे ख्याल से इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल जो बातें हो रही हैं उसमें इमरान खान की कुछ वैल्यू है। और बाकी अगर मैं ये नहीं समझता कि फिलहाल में जो देखें, जिस बंदे के बिलियन ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टी लंदन में हो, जिसके 2 बेटे ब्रिटिश सिटीजन हो, उसको इतनी जल्दी पाकिस्तान, ये बात बिल्कुल मैं नहीं मानता कि इनको डिपोर्ट किया जाएगा या उनको जो है निकाला जाएगा वहां से। बिल्कुल ऐसे नहीं होने वाला। वो जब भी आएंगे अपनी मर्जी से आएंगे, वो जब भी आएंगे किसी के बुलावे पे आएंगे, जब उनको ये यकीन हो गया। और मियां साहब ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मियां साहब को जब 100% इदारों की तरफ से ये श्योरिटी हो जाएगी कि मियां साहब आ जाएं, अब आपकी जरूरत है, तो मियां साहब तभी आएंगे। जाहिर है जी, आकर विक्टिम बनने की तो क्या जरूरत है। तो मैं ये कहना आगे एक मैं जंप देता हूँ एक प्रोग्राम को। मुझे ये बताइए कि जो अरब, सऊदी अरब है और यूएई है, वो उसका झुकाव इसराइल की तरफ तल्लुकात बढ़ रहे हैं, तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। सऊदी जो है वो सोसाइटी ओपन हो रही है। दूसरी तरफ ईरान और इसराइल के दरमियान जो है वो कशीदगी बढ़ती जा रही है। आप इसको कैसे लेते हैं? देखें, बात इस तरह है कि आप तमाम अरब जो हैं वो तो इसराइल के साथ हैं। अगर आज ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है तो उन्होंने अपनी श्योरिटी ऑलरेडी दे दी है उनको। यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी और सऊदी अरब ने भी, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं कतर का नहीं कह सकता कि कतर शायद वो इतनी सपोर्ट ना करे। कतर के ताल्लुकात ईरान से बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। लेकिन जहां तक ये जो है जीसीसी गल्फ जो है, इनमें ये खासकर ये 2-4 मुल्क जो हैं, इनकी फुल सपोर्ट है। तो इस वक्त अगर आप हालात देखें तो आज जो समिट उनकी जो 8 मुल्कों की थी, ईरान की आज ये आखिरी जो है ये चांस है। अगर ये डायलॉग, आज के डायलॉग ये कामयाब हो जाते हैं, जो आखिरी मौका अमेरिका दे रहा है, और क्योंकि काफी हीटअप हो चुका है मसला दोनों तरफ से जो है। मशकें देखें आप, ईरान ऑलरेडी अपनी तैयार कर चुका है, शुरू कर चुका है। वो उसने अपनी समुद्री देखें, हवाई देखें, तमाम उसकी जो मशकें, वो इज प्रिपेयर्ड फॉर फुल स्केल ऑफ वॉर। सेम थिंग विद इजराइल। और अमेरिका ने भी कहा है कि ये हमारी आखिरी जो है वो है। आज ऑलरेडी पुतिन से भी इसकी आखिरी जो कन्वर्सेशन होनी जा रही है, 1.5 घंटे की हो चुकी है पुतिन और बाइडेन की। अगर मैं ये समझता हूं कि आज ये यूक्रेन पर भी मामलात जो है नहीं होते, किसी नेच की तरफ नहीं जाते। और दूसरी तरफ पुतिन की और चाइनीज शिंग की भी जो है तकरीबन आज 2 घंटे की जो है उनकी भी आपस में वर्चुअल मीटिंग हुई है। और वो वर्चुअल मीटिंग में उन्होंने आज का उनका बयानिया बड़ा क्लियर है, दोनों तरफ से उनकी जो स्टेटमेंट आई है कि अटैक ऑन चाइना, अटैक ऑन रशिया, और अटैक ऑन रशिया, अटैक ऑन चाइना, ठीक है ना। और उनकी ऑलरेडी इस 1 साल के अंदर तकरीबन 34 मीटिंग हो चुकी हैं, 34 मीटिंग, लाइव मीटिंग्स भी और वर्चुअल मीटिंग भी उनकी हो चुकी हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हालात बड़े खराब हैं, बड़े डेंजरस हालात हैं। और ये जो कुछ भी हो रहा है, इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान भी इस पोजीशन में इस वक्त नहीं है, ना तो ये इलेक्शन में जाने के जो चांसेस हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल ये हमारे साथ, ईरान के साथ हमारा बॉर्डर है। देखें, आज अगर ईरान और इस्राइल की जंग हो जाती है तो सिचुएशन बहुत गंभीर हो जाएगी। हमारे बलोचिस्तान को ऑलरेडी खतरा है। बलोचिस्तान को भी टारगेट बनाने का फुल प्लान अगलों ने किया हुआ है, ठीक है ना। इसलिए हालात ऐसे हैं कि उसमें इस वक्त ये जो हमारा सारा मीडिया, बजाय इसके कि ये जियोपॉलिटिक्स डिस्कस करें, बजाय इसके कि इस वक्त हालात दुनिया के क्या है, मियां साहब इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मियां साहब आ रहे हैं या मियां साहब जा रहे हैं, इमरान खान की हुकूमत आ रही है या जा रही है,
इस वक्त तो कौम को प्रिपेयर करना चाहिए, कौम को आगाही देनी चाहिए कि हमें कई किस्म के, अभी कल ही जनरल कमर बाजवा क्यों गए अपने जो है मोर्चों पर, उन्होंने जाके बाकायदा तौर पे वो अपनी आर्मी को अलर्ट कर रहे हैं कि किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। आपका कहने का मतलब ये कि अंदरूनी सियासत है उसको तो पसे पुश फिलहाल डाल दिया जाए, लेकिन बैरूनी खतरात जो हैं वो खत्ते में फैलती हुई कशीदगी जो है उसके ऊपर नजर रखने के लिए मीडिया को अपना किरदार अदा देखें जी, वही है इस वक्त अगर सारी दुनिया का मीडिया आप देख लें जो डिस्कस कर रहा है, वो इतने अपने अंदरूनी मामलात नहीं कर रहे। ब्राजील में फ्लड आया हुआ है, ठीक है, उसको इतना कोई अहमियत नहीं दे रहे। अर्थक्वेक आया, इतना अहमियत नहीं दे रहे। इस वक्त सिर्फ डिस्कस की जा रही है अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, ईरान, इसराइल, ठीक है ना, ये डिस्कस किया जा रहा है पूरी दुनिया में। और दूसरी तरफ जो है ये जो वायरस आया हुआ है ओमिक्रॉन का इस वक्त देख लें कि कितना डेंजरस सिचुएशन हो गई है। यूके, इटली और फ्रांस में ऑलरेडी 1000 ऑफ केसेस जो हैं वो आ चुके हैं, और उसी तरह अमेरिका में भी 2-2.5 लाख लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हालात तो इस कदम इतने गंभीर हैं जिसको जो है आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो इनकी नेशनल एनएफसी जो मीटिंग आज हुई है वो एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम आज लोगों को ये तो पता लगा कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो कुछ बाकी मामलात में भी आज इनका कोई कंसेंसस हुई है। बहुत शुक्रिया, मतलब आपने बड़ी तफसीलन इसके ऊपर नाजरीन को आगाह किया। और ओमिक्रॉन की कोविड-19 के साथ जो वेरिएंट है इसके अंदर डेली तकरीबन 200,000 प्लस केसेस अमेरिका के अंदर आ रहे हैं, और जो कि वर्ल्ड के 25 to 28% का हिस्सा है इसमें। फारूक मिर्जा साहब, मैं आपके पास आता हूँ और दोबारा ईरान और इसराइल की जो कशीदा सूरत हाल है उसके ऊपर आप थोड़ी सी मुख्तसर प्लीज रोशनी डालिए। मुझे पता है कि टाइम कम है। देखें, ये काम मुख्तसर वाला नहीं है, या तो फिर प्रोग्राम रख लें, क्योंकि अगर अवाम के साथ आप जुड़े हुए हैं, अगर सही बात नहीं बताएंगे तो फिर ये कन्फ्यूजन रहेगी। आप शुरू तो कीजिए। जी, मैं आपको ये बात बताता हूँ कि पहली बात जो तनोली साहब ने कही है कि जनाब वो जो कोर्ट के अंदर एफिडेविट बना है वो नवाज शरीफ के घर पे या उनके बेटों के घर पे बना है, वो डजंट मैटर वो कहाँ बना है, किसने बनाया। असल में कोर्ट के अंदर वो खुद उन्होंने जज साहब ने प्रेजेंट कर दिया है, और उन्होंने कहा कि इसके सारे कंटेंट्स जो है ना बिल्कुल सही है। मामला ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि कहाँ से आया, किधर से आया, कौन था, ये सारी ये बाकी बेबरकी चीज़ें हैं, नंबर 1। नंबर 2, तनोली साहब की बात कि अभी चाइना और पुतिन उनकी आपस में बात हुई है। ये 17 दिसंबर को ये मुलाकात उनकी एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी। ये उस वक्त मीटिंग हुई है जब चाइना, अमेरिका ने और जो नेटो कंट्रीज़ हैं उन्होंने यूक्रेन के मसले पे और ताइवान के मसले पे आज फिर हुई है। मिर्जा साहब सुने जरा, बात सुने, मेरी बात सुने। अभी उस मीटिंग के अंदर जो बात सामने आई थी वो ये थी कि इलाकाई जो जितने भी ब्लॉक्स बन रहे हैं, जिनमें अभी खलीजी ममालिक के और दीगर अफ़गानिस्तान इधर उधर जो, उन सब को उन्होंने कहा कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। अभी चुदराहट जो है ना उस पूरे खिते के अंदर वो मिल के करेंगे, और इस सिलसिले में जो डेवलपमेंट जो ख़तरनाक जो चीज़ है वो पाकिस्तान के हवाले से हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। अब ये है कि अभी यूक्रेन से 10,000 फ़ौजें जो हैं वापस गई हैं, थोड़ी सी टेंशन वहाँ कम हो गई है, वरना वो पाबंदियाँ लगाने वाले थे। G8 जो ममालिक हैं उन्होंने वाज़े तौर पे धमकी दी थी कि अगर कोई इस किस्म की सरकशी हुई, और उन्होंने यूक्रेन को हर किस्म का असला वहाँ वो अंबार लगा दिए। इसी तरह उन्होंने उसको नेटो में भी शामिल करने की दावत दी। इसी तरह ताइवान को भी उन्होंने नेटो में आने की दावत दी और वहाँ हर किस्म का असला और उनको एम्पावर करने के लिए चाइना पे उन्होंने ये रखा। अब मसला ये है कि अगर ये चाइना, रशिया अगर वो इकट्ठे हैं, अगर उन पे पाबंदियाँ लग जाती हैं, पाकिस्तान तो चाइना के पूल में चला गया ना पहले ही। आपने देखा डेमोक्रेसी समिट में भी वो नहीं गए, तो वो पाबंदियों का असर जो है वो पाकिस्तान पे भी होगा। अगर खुदा न खास्ता जिस तरह जंग की बात हो रही है, अगर इस किस्म का कोई मसला हो गया तो पाकिस्तान जो है फिर वो किसके साथ खड़ा होगा।
एक तो पाबंदियाँ होंगी, दूसरा फिर ये है कि उनका मिलिट्री या दिफा वो सारा जो है उसको भी देखना ज़रूरी है। बाकी जो इसराइल और ईरान की जो इस वक़्त एक चपकश है, वो अभी ऐसे हालात नहीं हैं कि वो एक दूसरे पे चढ़ दौड़ें। और ऐसा भी अभी देखें आप, एक नया रूट अभी खुला है, हमारी जो रेलवे वो तकरीबन पहुंच चुकी है तुर्की के करीब। ये एक रास्ता जो है पाकिस्तान का, ईरान का और टर्की का, और टर्की 23 में आज़ाद हो रहा है और पहली दफ़ा वो डीप वाटर के वो राहदारियाँ लेगा और उसका जो खलीजी ममालिक पे जो असर रसूख है वो भी इस्तेमाल होगा। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक ब्लॉक बनने जा रहा है। ये अमेरिका या इज़राइल कभी भी ऐसी सरकशी करने का सोचेंगे भी नहीं। फारूक साहब, जी, माज़रत के साथ में आपको मैं बात रोकनी पड़ेगी, टाइम बहुत कम है, बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया। इस पे तफ़सीलन आपसे बाद में बात करूँगा मैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में जी, तफ़सीलन बात करेंगे। वैसे इमरान खान साहब ने तो कहा हुआ है कि आप कोई भी जंग होगी हम किसी की साइड नहीं लेंगे, हम गैर जानिबदार रहेंगे। समीर साहब, आखिर का प्रोग्राम में आखिर में आपको ये सारा टाइम आपके पास है, तकरीबन 2 मिनट है आपके पास। आप ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी बढ़ी है, इसका असर और अमेरिका और पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात, ये सारे इस पे थोड़ी-सी अगर आप मुख्तसरन ज़रा रोशनी डाल दें। जी, शुक्रिया शहीद साहब। शहीद साहब, मेरे ख्याल में ये बहुत पाकिस्तान के लिए एक बहुत डेलिकेट और बहुत मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। पाकिस्तान की जो 25% पॉपुलेशन है, वो रिलीजियसली ईरान के साथ है। पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया हुआ और हर जंग में पाकिस्तान ने हमेशा खलीजी ममालिक की तरफ देखा है, इमदाद के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि खलीजी ममालिक को अगर आप देखें तो इस वक्त एवरीथिंग इज प्रो इसराइल। इवन कतर जैसे ममालिक जो हैं वो भी न्यूट्रल रहेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात उधर ही है, सऊदी अरब जो है वो भी अमेरिकन ब्लॉक में है और पाकिस्तान जो है वो रशिया चाइना ब्लॉक में रहेगा। न्यूट्रल पोजीशन रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, न्यूट्रल पोजीशन नहीं आएगी और पाकिस्तान के लिए यही एक डेलिकेट, पाकिस्तान जहां तक हो सके, जिस तरह इसराइल और अमेरिका शायद जंग नहीं चाहते हो, पाकिस्तान भी शायद यही चाहता है कि जंग नहीं हो, क्योंकि अगर जंग हो गई तो पाकिस्तान को अपना पलड़ा एक साइड पे डालना पड़ेगा, क्योंकि चाइना और रशिया कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप न्यूट्रल होके चलें और उनके ब्लॉक में भी रहें। तो पाकिस्तान के लिए बहुत डेलिकेट सिचुएशन होगी और जैसे तनोली साहब ने भी कहा और फरूक मिर्जा साहब ने भी रोशनी डाली, पाकिस्तान अंदरूनी खलफशार का शिकार हो सकता है अगर पाकिस्तान किसी तरफ भी जाने की कोशिश करे, क्योंकि सऊदी अरब वगैरह जो है वो इसराइल के खिलाफ नहीं जाएंगे अनफॉर्चुनेटली। आई मीन दिस इज द रियलिटी। हम लोगों ने यही सोचने में रह गए कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे या नहीं करे। हर मुल्क की अपने अपने मफादात होते हैं और उन्होंने मुल्क की मफादात को पेश नजर रख के इसराइल को तस्लीम करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान अभी तक नजरियाती तौर पर बैठा है। तो आई थिंक पाकिस्तान गना बी इन वेरी डिफिकल्ट पोजीशन इफ एनी फाइट resume between Israel and Iran. मैं समझ गया आपकी बात को, नाज़रीन को तक आपकी बात पहुंच गई। मैं फारूक साहब से इत्तेफाक करता हूं कि जंग होती नज़र नहीं आ रही। वैसे भी जंग जो है वो कभी भी किसी मसले का हल नहीं, और इसके जंग के नताइज जो हैं वो ज़ाहिर है कि इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं। इसलिए जंग की तरफ जाना, जो प्रैक्टिकली जाना, मुझे भी चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मैं नाज़रीन में आखिर में आपसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कि आपने हमारा प्रोग्राम देखा, और जनाब असलम खान तनोली साहब, आपका शुक्रिया, हमारे कोस्ट भी हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। फारूक मिर्जा साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सरफराज साहब, समीर सरफराज साहब, आपको बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि हुकूमत जो है इस वक्त अपनी मकबूलियत केपी में पहले मरले में हारने के बाद, बल्दियाती इलेक्शन में हारने के बाद, कैसे इसको दोबारा रीबिल्ड करती है, अपनी मकबूलियत को, अपनी कारकर्दगी को कैसे बेहतर करती है। फिर देखते हैं नवाज शरीफ साहब का अगला आइंदा। मैं इसमें बस आखिरी 5 सेकंड में ये मैं कहूंगा कि इस वक्त पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं, अगर उन्होंने कुछ करना है तो ये उनके पास यही वक्त है। अगर ये 2-3 महीने में ये कुछ ना कर सके तो मेरे ख्याल से इमरान खान इस बहरान से निकल जाएगा। मैं नवाज शरीफ साहब जो है वो आते या नहीं आते कैसे होगा, और तनोली साहब का मशवरा ये है कि लोहा गर्म है, चोट लगा देनी चाहिए पीडीएम के लिए, तो ये मशवरा उन तक पहुंच जाएगा। और इसके बाद ईरान और इसराइल के दरमियान जो खत्ते में सूरत हाल चल रही है कशीदा, देखते हैं उसके नतीजे आगे आने वाले दिनों में क्या होते हैं। कोरोना की सिचुएशन आपके सामने है नाजरीन। तो चलते चलते तमाम दोस्तों का और तमाम नाजरीन का बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।
are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.